डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक का नाम है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इस टॉपिक से नेट में और जेडबल मेंस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। टॉपिक का पोलराइजेशन क्या होता है पहले समझते हैं। हम ये बात जानते हैं कि लाइट ट्रांसवर्स वेव होती है। ये बात पहले नहीं मानी जाती थी, पहले लॉन्गिट्यूडिनल बताया गया था। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं और दोनों डायरेक्शन और प्रोपोगेशन से दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। जनरली ऐसा बोला जाता है कि किसी भी नॉर्मल लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ऑसिलेशंस होते हैं वो चारों डायरेक्शन में या इनफाइनाइट डायरेक्शन में पॉसिबल ऑसिलेशन होते हैं। ऐसी लाइट को जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑल पॉसिबल इनफाइनाइट डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, अनपोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। इन ऑसिलेशंस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड किया जा सकता है। देखिए, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इनफाइनाइट डायरेक्शन, ये पोलराइज अनपोलराइज्ड लाइट कहलाती है। दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन राइट साइड बताई गई है। इन्हें जो डिवाइड किया गया है, देखो ध्यान से, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रही है तो ये हो गए हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन, वर्टिकल ऑसिलेशन, है ना, वर्टिकल ऑसिलेशन कह रहे हैं, और ये हो गए आपके पास में हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन। तो वर्टिकल ऑसिलेशन को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एरो से बताया गया। वर्टिकल ऑसिलेशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एरो। ये देखिए अपवर्ड एरो, ये डाउनवर्ड एरो, ये अपवर्ड एरो, ये डाउनवर्ड एरो, ठीक है ना। अब और ये डॉट जो बताए गए हैं आपके पास में, जिनको मैं रेड कलर से बता रहा हूं बच्चों, जिनको मैं रेड कलर से बता रहा हूं, ये देखिएगा, ये डॉट, डॉट का मतलब है इनवर्ड, डॉट का मतलब है आउटवर्ड, डॉट का मतलब है आउटवर्ड, डॉट का मतलब है आउटवर्ड। ये डॉट जो है आउटवर्ड है। मतलब क्या हुआ, एक वाइब्रेशन ऐसे बताए गए हैं, ठीक है, इस तरह से, और एक वाइब्रेशन ऐसे बताए गए। ये जो वाइब्रेशन मैं बता रहा हूं, ये इनवर्ड आउटवर्ड, ये डॉट से बताए गए। पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है? पोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है लाइट के जो वाइब्रेशन इनफाइनाइट पॉसिबल डायरेक्शन में थे, लाइट के जो वाइब्रेशन इनफाइनाइट पॉसिबल डायरेक्शन में थे, उन्हें इनफाइनाइट पॉसिबल डायरेक्शन में ना कर होने देकर केवल फाइनाइट डायरेक्शन में रहने दिया जाता है। वापस सुनना, लाइट के वाइब्रेशन कैसे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन कैसे थे, इनफाइनाइट डायरेक्शन में थे। इनफाइनाइट के प्लेस पे किस में कर देना, फाइनाइट डायरेक्शन में कर देना, एक पर्टिकुलर प्लेन में कर देना, पोलराइज्ड लाइट कहलाती है। ऐसी लाइट को हम पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। द लाइट हैविंग द ऑसिलेशन ओनली इन द वन प्लेन इज कॉल्ड पोलराइज्ड और प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड को ऐसा लिखा जाता है पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जिस प्लेन में पोलराइज्ड लाइट होती है उसे हम प्लेन ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। प्लेन ऑफ ऑसिलेशन या प्लेन ऑफ पोलराइजेशन भी कहा जाता है। ऐसा प्लेन ऑफ ऑसिलेशन जिसमें वाइब्रेशंस हो रहे होते हैं उसे हम प्लेन ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन जिससे हो रहे हैं हम उसे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। प्लेन ऑफ ऑसिलेशन से परपेंडिकुलर प्लेन को प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहा जाता है। प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ऑसिलेशन से जो परपेंडिकुलर प्लेन होता है उसे हम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। देखो डायग्राम की मदद से बताना चाहूंगा मैं आपके सामने। और ऐसी डिवाइस जिससे पोलराइजेशन होता है उसे पोलराइड कहा जाता है। ऐसी डिवाइस जिससे पोलराइजेशन होता है उसे हम पोलराइड कहते हैं। देखिए, ये अनपोलराइज्ड लाइट जिसमें वर्टिकल और डॉट, ये दोनों बताए गए। जब भी किसी पोलराइड से इसे पास किया जाएगा जिसका ऑप्टिक एक्सेस पैरेलल टू परपेंडिकुलर या वाइब्रेशंस है, पैरेलल टू परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस है, तो हम इसे कहेंगे ये लाइट जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। यहां से देख सकते हैं आप लोग, यहां से देख सकते हैं आप लोग, डॉट गायब हो चुके हैं। पहले यहां पर डॉट एग्जिस्ट कर रहे थे, ये डॉट एग्जिस्ट कर रहे थे, ये डॉट एग्जिस्ट कर रहे थे, देखो 4 डॉट थे, लेकिन यहां पर अभी देखिए कोई डॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देयर इज नो डॉट हियर एट ऑल। तो हम ये कह सकते हैं ऐसी डिवाइस, वापस सुनिएगा, डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस द प्लेन पोलराइज्ड लाइट which is the based on the selective absorption and made by the tourmaline crystal is called Polaroid. ऐसी लाइट जो पोलराइड से पास होकर हमें मिल रही होती है उसे पीपीएल कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होता है, अब ये टर्मिलाइन क्रिस्टल क्या होता है? टर्मिलाइन क्रिस्टल ही रिस्पॉन्सिबल होता है पोलराइड को बनाने के लिए। ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल क्यूनाइन आयोडोसल्फेट से बना हुआ एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिसमें ऑप्टिक एक्सेस को पैरेलल रखा जाता है, ऑप्टिक एक्सेस को पैरेलल रखा जाता है और बहुत सारे क्रिस्टल को अरेंज किया जाता है। आयोडोसल्फेट ऑफ क्लोराइन से मिलकर बना होता है। पोलराइड allows the light oscillation parallel to transmission axis passing through there. The crystal or polaroid on which the unpolarized light is incident called the polarizer and crystal or polarized on which the polarized light is incident is called analyzer. वापस समझिएगा, देखिए यहां पर दो आपके पास में अवेलेबल होंगे।
यहां देखना क्या मतलब है। अनपोलराइज्ड लाइट पहले इस पे जिस पे इंसिडेंट हुई, पहली बार इंसिडेंट हुई, इसे कह रहे हैं हम पोलराइजर। क्या कह रहे हैं? पोलराइजर। पोलराइजर से रेड कलर से बता रहा हूं, ये जो लाइट पास हुई है, पोलराइजर के बाद जो ये लाइट पास हुई, इसे मैं कह रहा हूं पोलराइज्ड लाइट। ये कौन सी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट। किससे पास हुई? पोलराइजर से। अब उसके बाद किससे पास हो रही है? एनालाइजर से। अच्छा, एनालाइजर से पास हो रही है तो पोलराइज्ड लाइट, और बाद में वापस से पोलराइज्ड लाइट हमको मिल रही होती है। अब देखो बच्चों, एक और बात ध्यान से देखना, यहां बहुत सारे जो वर्टिकल लाइंस आपको दिख रहे हैं, ये मैं एरो से बता रहा हूं। देखो ये वर्टिकल लाइन आपको यहां पे इस तरह से नजर आ रहे हैं, दिस वर्टिकल लाइन, दिस वर्टिकल लाइन, दिस वर्टिकल लाइन, और ये वाली एक्सेस देखिए वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये दोनों पैरेलल है। तब यहां 3 एरो थे, देखो यहां पहले 4 एरो थे, यहां 3 एरो, यहां से 3 एरो पास हो रहे हैं, बराबर है। तो चेंजेस आता ऐसा है कि यहां से जो लाइट गई है, इस एनालाइजर से लाइट जो गई है, इसके इंटेंसिटी में चेंजेस आ जाते हैं। आप नोटिस करना, हमने क्या किया, हमने जो सेकंड नंबर का पोलराइड है, उस जिसे हम एनालाइजर कह रहे हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं? एनालाइजर कह रहे हैं। ये दोनों पहले ऐसे थे, अब मैंने इसको ऐसा घुमा दिया 90 डिग्री से, ऐसे थे, इसको ऐसा घुमा दिया 90 डिग्री से। अब ऐसा घुमा दिया तो देखो क्या हुआ, जो पहले वर्टिकल लाइंस दिख रही थी वही सारी वर्टिकल लाइंस अब वर्टिकल लाइंस नहीं रह गई। अब कौन सी लाइन बन गई बच्चों? अब हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। अब कौन सी लाइन बन गई? हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। तो पता है क्या देखा गया प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली ये देखा गया कि अब यहां से पहले 4 एरो थे, कितने एरो थे चेक करो, 4 एरो थे, 4 डॉट थे, लेकिन यहां पर 3 एरो हैं, 3 एरो है, एरो है मतलब इंटेंसिटी कम हो गई, डॉट हट गए मतलब पोलराइज्ड लाइट हो गई, और उसके बाद एनालाइजर से पास हुई तो कोई लाइट नहीं मिली। तो हम ये कहते हैं ऐसे केसेस में कि जब ट्रांसमिशन एक्सेस पोलराइजर की और एनालाइजर की पैरेलल होती है तो सारी के सारी पोलराइज्ड लाइट जो होती है वो एनालाइजर से पास हो जाती है। लेकिन जब ट्रांसमिशन एक्सेस किसकी? एनालाइजर की। किसकी? ये देखो, ये एनालाइजर की। किससे परपेंडिकुलर हो? पोलराइजर से। तो कोई भी लाइट पास नहीं होती एनालाइजर के थ्रू, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसी पर्टिकुलर बातों को एक लॉ के फॉर्म में समराइज किया गया, जिस लॉ को मेलस लॉ कहा जाता है। कौन सा लॉ कहा जाता है? मेलस लॉ कहा जाता है। मेलस लॉ ये कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि आप पहले क्या कीजिए, अनपोलराइज्ड लाइट को एक पोलराइड से पास कीजिए तो पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। आपको कौन सी लाइट मिलेगी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट में देखिए क्या है, दोनों बातों में आपसे डिस्कस कर चुका हूं, ये दोनों डायग्राम में भी हो चुके हैं। ऑप्टिक एक्सिस दोनों की पैरेलल होगी तो पास हो जाएगा, एक की ऑप्टिक एक्सिस दूसरे की ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर होगी तो पास होने वाला नहीं है। अब मेलस लॉ, ये इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मेलस लॉ ये कहता है कि भाई पहले जो लाइट आती है उसे अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। पहले जो लाइट आती है उसे कौन सी लाइट कहते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। पोलराइड से पास होकर जो जाती है उससे हम कहते हैं पोलराइड लाइट, पोलराइज्ड लाइट। कौन सी लाइट? पोलराइज्ड लाइट। और ये पोलराइज्ड लाइट सेकंड पोलराइड से जब पास करते हैं तो इसे एनालाइजर कहते हैं। पहला कौन सा है? पोलराइजर। दूसरा कौन सा है? एनालाइजर। पहले कितने एरो थे? काउंट करो, 4। कितने डॉट थे? कितने डॉट थे? तो 1, ये देखो ध्यान से, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट। 4 डॉट के, अब यहां पे एक्चुअलिटी में डॉट हट जाते हैं बेटा, यहां पे डॉट गलत बने हुए हैं, यहां पे डॉट हट जाते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे ये मिस्टेक हुई है, ये डॉट सब जगह से हट चुके हैं। जैसे पिछले डायग्राम्स में देखिए आप, हर जगह से डॉट क्या था, यहां पर देखिए आप 3 डॉट थे, 3 डॉट के डॉट, तीनों के तीनों डॉट हट गए हैं, ये तीनों के तीनों डॉट हट गए हैं। अब उसके बाद एक और बात देखिए, यहां 4 एरो थे लेकिन यहां 3 ही एरो है, मतलब ये अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी थी। ये कौन से लाइट की इंटेंसिटी थी? अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी। और ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी, जिसे कहते हैं आई नॉट। क्या कहते हैं बच्चों? आई नॉट। और ये देखा जाता है कि आई नॉट जो होती है इस इंटेंसिटी का एग्जैक्टली हाफ होती है। आई नॉट जो होती है क्या होती है बच्चों? इस इंटेंसिटी का एग्जैक्टली हाफ होती है। वापस सुनिएगा, आई नॉट क्या होती है? पहली अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी का हाफ होती है। अब देखिए इसके ट्रांसमिशन एक्सेस गौर कीजिएगा बच्चों, ये रही फर्स्ट पोलराइजर की ट्रांसमिशन एक्सेस और ये रही सेकंड एनालाइजर की ट्रांसमिशन एक्सेस। इन दोनों के ट्रांसमिशन एक्सेस के बीच का बनने वाला एंगल ये रहा थीटा, ये रहा थीटा, और ये रही फाइनल इंटेंसिटी। तो पता है कौन से लॉ के हिसाब से? मेलस लॉ के हिसाब से, जो आपको एनालाइजर के बाद इंटेंसिटी मिलेगी, आप सुनना, अनपोलराइज्ड लाइट, पोलराइड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, फिर से वापस पोलराइड, उस पोलराइड को एनालाइजर कह रहे हैं जिससे हम देख रहे हैं। एनालाइजर से पास इंटेंसिटी आई तो उसने कहा है ये जो इंटेंसिटी आई है ये पीपीएल की इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
पीपीएल की इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हम जानते हैं स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, तो इसको एम्पलीट्यूड के टर्म में देखा जाए तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर कॉस थीटा होती है, या एम्पलीट्यूड के टर्म में ए इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा होती है। अच्छा, यहां ए नॉट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ए नॉट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट का एम्पलीट्यूड। पहले कौन सी थी? अनपोलराइज्ड। किससे पास हुई? पोलराइजर। क्या मिला? प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट, उसका एम्पलीट्यूड ए नॉट, ए नॉट इंटू कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल? थीटा पोलराइजर की ट्रांसमिशन एक्सेस और एनालाइजर की ट्रांसमिशन एक्सेस के बीच का एंगल। अच्छा, थीटा 0 कर दो, cos 0 +1 होता है, i इक्वल टू आई नॉट, ए इक्वल टू ए नॉट होता है। थीटा 45 डिग्री कर दो तो cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45 1/2 होता है, तो इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, एम्पलीट्यूड 1/√2 हो जाता है। और थीटा 90 डिग्री कर दो तो i कितना हो जाता है? देखो बेटा, थीटा 90 डिग्री कर दिया, थीटा क्या कर दिया? 90, तो cos 90 कितना हो गया? cos 90 0 हो गया, तो इंटेंसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। एम्पलीट्यूड क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं, ये पोलराइजर, ये एनालाइजर, ये अनपोलराइज्ड लाइट, यहां से पास हुआ आई नॉट, यहां से पास हुआ, एंगल चेंज हुआ, एंगल 0 हुआ, पूरा पास हो गया। एंगल बदलते गए बदलते गए बदलते गए, ट्रांसमिशन एक्सिस का चेंज आ गया, 90 डिग्री हो गया, कुछ भी पास नहीं हुआ। इस तरह से मेलस लॉ को कंप्लीट किया जा सकता है। मेलस लॉ, ब्रूस्टर लॉ हम इसके बाद देखेंगे बच्चों, लेकिन मेलस लॉ के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले कुछ बातें और हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। द मोर इंपॉर्टेंट टर्म दोज आर गिवन हियर। फटाफट एक बार वापस देख लीजिएगा। यहां पर मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से कहा कि इनफाइनाइट ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में अनपोलराइज्ड लाइट के वाइब्रेशन होते हैं, वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकल एंड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, और डॉट के फॉर्म में बताया जाता है, जिसे हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या होता है? पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर, वाइब्रेशन जो है पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर आपके पास में एग्जिस्ट कर रहे हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। मतलब क्या? जैसे देखिए, एक वाइब्रेशन ऐसे पास हो सकते हैं और एक वाइब्रेशन ऐसे पास हो सकते हैं। अब आइएगा, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना? देखिए, थोड़ा सा बात कर लेते हैं पोलराइड के बारे में, थोड़ी और बात कर लेते हैं हम लोग। पोलराइड में एक फिनोमेना होता है जिसे डाइक्रोजिज्म कहा जाता है। डाइक्रोजिज्म का मतलब होता है ऑर्डिनरी रे, लाइट के अंदर, मतलब लाइट को बताया जाए तो बेसिकली दो तरह से बताया जा सकता है, ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज। तो किसी क्रिस्टल में से ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज को अलग अलग क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी को डाइक्रोजिज्म कहा जाता है। टर्मलाइन क्रिस्टल और आयोडोसल्फेट ऑफ क्लूनाइन जो होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को, वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू स्पेसिफिक डायरेक्शन कॉल्ड ट्रांसमिशन एक्सिस। Light will transmitted with the vibration parallel to this axis. If unpolarized light passes through the thickness of the crystal showing dichroism, transmitted light will be the plane polarized light with the vibration parallel to transmission axis. ये कुछ भी बात नहीं बेटा, इसको कुछ ज्यादा टेंशन पालने की जरूरत नहीं, बस इस बात का एक ही सार है जो मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। ट्रांसमिशन एक्सेस पैरेलल होगी तो पास होगा, ट्रांसमिशन एक्सेस पैरेलल नहीं होगी तो पास नहीं होगा। क्रिस्टल के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांसमिशन एक्सेस के पैरेलल हुआ तो पास करती है, अदरवाइज पास नहीं करती है। 1952 की बात है, पर्सन का नाम है WH हीरापाथ, जिसने सिंथेटिक क्रिस्टल, जिसे हम कहते हैं आयोडोसल्फेट ऑफ क्यूनाइन, जिसे हीरापैथाइट नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? हीरापैथाइट, जो कि क्या शो करता है? डाइक्रोइज्म शो करता है। डाइक्रोइज्म का मतलब क्या है? अनइक्वल एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेज। ये क्रिस्टल क्या करता है? ये क्रिस्टल लीनियरली पोलराइज्ड लाइट को पास करता है, जो कि सारे कलर की हो सकती है। 1934 की बात है, EH लैंड ने एक ऐसे क्रिस्टल, हीरापैथाइट क्रिस्टल इन सेलुलस एसिलेट, वायलेट विस्कस मीडियम, ऑप्टिक देयर एक्सेस पैरेलल टू ईच अदर। देखिए, इसने कुल मिला के क्या हुआ, इस क्रिस्टल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, सिंथेटिक क्रिस्टल आयोडोसल्फेट ऑफ क्यूनाइन की। ये कमजोर था, ये क्रिस्टल कमजोर था, लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं कर पाता था, क्रिस्टल कमजोर था। अगर कमजोर क्रिस्टल है तो क्या किया जाएगा? मजबूत बनाना हमारा काम होगा। मजबूत बनाना तो क्या करना पड़ेगा? एक क्रिस्टल, दूसरा क्रिस्टल, फिर तीसरा क्रिस्टल, फिर चौथा क्रिस्टल, ऐसे क्रिस्टल बाय क्रिस्टल अरेंज जब करते गए तो क्रिस्टल बाय क्रिस्टल को अरेंज करने के बाद जो मिला उसे हमने पोलराइड का, मतलब आयोडोसल्फेट ऑफ क्यूनाइन के बहुत सारे क्रिस्टल को ऑप्टिक एक्सिस से पैरेलल, उनकी ऑप्टिक एक्सिस को पैरेलल रख के अरेंज किया गया और थोड़ी मोटी थिकनेस के क्रिस्टल्स को ऑब्टेन किए गए, उन क्रिस्टल को हमने पोलराइड कहा गया। देखिए, इन 1934 EH लैम्ब, LAND नहीं है, LAMB है ना, हीरापैथाइट क्रिस्टल जो सेलुलर हीरापैथाइट क्रिस्टल जो है, उनको ऑप्टिक एक्सिस को पैरेलल करते हुए उनके बीच में ग्लास शीट की क्रिस्टल को रखते हुए इस तरह का क्रिस्टल फॉर्म किया जिससे कि ये स्पॉइल ना हो, ये खराब ना हो। और ये जो शीट ऑफ पोलराइजर है,
जिसे हम कहते हैं टर्मलाइन क्रिस्टल की जैसी, इसी शीट ऑफ पोलराइजर को हम कहते हैं पोलराइड। मतलब क्या हुआ, हमारे पास में पहले क्रिस्टल कौन सा था, आयोडोसल्फेट ऑफ Q9, उसके बाद उसको हम किससे नाम से जानते थे, हीरापेथाइट नाम से जानते थे। हमने उसको क्या किया, हमने ग्लास शीट हीरापेथाइट क्रिस्टल ऑप्टिक एक्स से पैरेलल रखते हुए क्या किया, अरेंज किया। अरेंज करने के बाद हमें क्या मिला, हमें जो एक शीट मिली उस शीट को हमने पोलराइड नाम दिया। अब पोलराइड दो तरह के बनाए गए थे, एक H पोलराइड और इसके बाद एक K पोलराइड। H पोलराइड और K पोलराइड की प्रॉपर्टी को आप पढ़ लीजिएगा, ये प्रॉपर्टी खासी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, इंपॉर्टेंस जो रखता है न्यूमेरिकल सेक्शन रखता है, इसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, तो K पोलराइड और S पोलराइड थोड़ा सा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मैंने ऐड किया है, उसको जरूर देखिएगा। पोलराइड का काम क्या होता है ये भी आप थोड़ा देखिएगा, पोलराइड का काम आपको पढ़ना है, और क्योंकि इससे क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते, जहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं मेलस लॉ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जिसको मैं बता चुका हूं, और मेलस लॉ के क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब मेलस लॉ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं चलिए सीखते हैं हम लोग। वेलकम स्टूडेंट, मेलस लॉ के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग। मेलस लॉ में पहला पोलराइड, इससे पहले जो आने वाली लाइट है उस लाइट को कौन सा नाम दे रहे हैं हम, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। अब हुआ ऐसा कि अनपोलराइज्ड लाइट आपके पास है, ये फर्स्ट जिससे पास हो रही है हम कहते हैं इसे पोलराइजर। ठीक है, इसके बाद जो है इसे हम कह रहे हैं एनालाइजर। तो देखिए पहले वर्टिकल एरो इस तरह से बताए गए, डॉट्स बताए गए, तो वर्टिकल एरो मतलब इस तरह से, डॉट्स मतलब इनवर्ड आउटवर्ड इस तरह से। पहली बार पास हुई ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल, इंटेंसिटी कम हो गई, 4 एरो थे 3 एरो बताए, डॉट गायब हो चुके। अब क्या हुआ, ये ऑप्टिक एक्सिस पोलराइजर की, ये एनालाइजर, इसको θ1 एंगल पे टिल्ट किया, θ1 एंगल पे टिल्ट किया, तो जो इंटेंसिटी इस बार आप यहां से मिलेगी वो होगी पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी। ये अनपोलराइज्ड, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और प्लेन पोलराइज्ड की इंटेंसिटी प्रैक्टिकली देखा जाता है ये इस इंटेंसिटी का हाफ पाई जाती है। तो अब क्या होगा, I इक्वल टू कितना होगा, I नॉट cos स्क्वायर θ1। इस बार पास होगा तो क्या हुआ, ये देखिए ये पोलराइजर, ये एनालाइजर, अब इन दो को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हो गया पोलराइजर, ये हो गया एनालाइजर। तो पोलराइजर पहले से ऑलरेडी θ1 पे था, इतनी इंटेंसिटी थी। अब इसकी ऑप्टिक एक्सिस θ1 से, ये θ1 से मैं θ2 एंगल पे टिल्ट कर रहा हूं एक दूसरे एनालाइजर को, θ2 एंगल पे, मतलब ये पहले ओरिजिनल से θ1 पे था, अब θ1 से θ2 पर कितना एंगल बनाया हुआ है। तो वापस ये जो इंटेंसिटी पास हुई है I ये देखो ध्यान से, ये वाली जो इंटेंसिटी से पास हुई है I, ये हो जाएगा cos स्क्वायर θ2। अब क्या हुआ, एक और पोलराइजर, एक और हम लोगों ने पोलराइड लगा दिया। ये देखो ये पहला क्या था, पोलराइजर, ये क्या हुआ, एनालाइजर। दोनों को कंपेयर किया तो ये क्या हुआ, पोलराइजर, ये क्या हुआ, एनालाइजर। अच्छा, इससे पास होने वाली इंटेंसिटी कितनी है, I नॉट cos स्क्वायर θ1 cos स्क्वायर θ2। इस इंटेंसिटी को मैं कह देता हूं I डैश, क्या कह देता हूं, I डैश। तो I डैश मतलब मुझे यहां पर मिल रही है I डैश इंटेंसिटी, तो I डैश की वैल्यू और यहां जो मिलेगी मैं उसे कह रहा हूं I डबल डैश। तो I डबल डैश कितना मिलेगा, I डबल डैश मिलेगा I डैश और इस वाले एनालाइजर, इस वाले और इस वाले के बीच की ऑप्टिक एक्सिस के बीच का एंगल। तो पहले क्या था, θ1 था, उसके बाद θ1 का इसके साथ क्या था, θ2 था। अच्छा, θ2 का अब इसके साथ क्या है, θ2 का ये पहले से इंक्लाइन इस तरह से θ2 हो चुका है, अब और कितने से इंक्लाइन किया, θ3 से इंक्लाइन किया, तो I डैश cos स्क्वायर θ3। तो अब देखो अब क्या कर सकते हो आप लिख सकते हो I डबल डैश, I डैश की वैल्यू लिख दो, कितनी आई, I नॉट cos स्क्वायर θ1 cos स्क्वायर θ2 cos स्क्वायर θ3। समझ में आई बात यहां तक, I नॉट cos स्क्वायर θ1 cos स्क्वायर θ2 cos स्क्वायर θ3। तो इस तरह से मेलस लॉ की मदद से हम काफी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस पे बेस्ड जेडबल मेंस में 3 क्वेश्चन, निट में लगभग 2 क्वेश्चन, महाराष्ट्र सीटी में 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। अब पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन नाम का एक टॉपिक हम समझते हैं। इस टॉपिक को ब्रूस्टर ने वर्कआउट किया था, ब्रूस्टर ने बताया था, ब्रूस्टर के लॉ के नाम से जाना जाता है। ब्रूस्टर लॉ ये कहता है कि एक एंगल ऐसा पाया जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस पर अनपोलराइज्ड लाइट जब इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पर, तब टकराने वाली लाइट जिसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट, वो पीपीएल ऑब्टेंड होती है। पीपीएल का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वापस सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ये कौन सा तरीका है, ये तरीका है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन का। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन क्या कहता है, पहले तो लाइट आनी चाहिए, टकरानी चाहिए, टकरा के रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, कुछ पॉइंट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा पाया जाएगा जिससे रिफ्लेक्टेड लाइट
जो होगी वो परफेक्टली प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी, और वो इस तरह से बताया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास में ये है, आपके पास पहला मीडियम N1, दूसरा मीडियम कौन सा है N2। यहां पर लाइट आई किसी सर्टेन एंगल पर, लाइट जब सर्टेन एंगल पर आई तो कुछ हिस्सा लाइट का आने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे मैं पोलराइज्ड एंगल कह रहा हूं, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, और ये रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन को मैं आर कह रहा हूं। ये तभी होता है, ये हुई कौन सी लाइट, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कैसी रे थी, ये अनपोलराइज्ड लाइट थी। अनपोलराइज्ड लाइट मतलब क्या, वाइब्रेशन भी ऐसी और इस तरह से। इधर से पास होने वाली लाइट क्या थी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इधर से पार्शियली, इधर से कौन सी, पार्शियली। अब देखो बेटा होता क्या है, ये लॉ कब एप्लीकेबल होता है, ये लॉ एप्लीकेबल तब होता है, एक कंडीशन चेक करना, जब रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे, वापस सुनना कौन कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों आपस में कैसी हो, परपेंडिकुलर हो तब होता है। ये देखिए इस तरह से लाइट आई, जाना था इस तरफ, चली गई इस तरफ, रिफ्लेक्ट हो गई इस तरफ, ये एंगल हुआ 90। ये कौन सी रे, इसे हम कह रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसे कौन सी कह रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे है और एक रिफ्रैक्टेड रे है, पहला मीडियम N1, दूसरा मीडियम N2। एंगल ऑफ इंसिडेंस उसी को पोलराइजेशन एंगल कह रहा हूं, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आरपी। अच्छा आप यहां देखिएगा, बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से आप जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये बात जानते हैं 1N2 इक्वल टू कितना होगा, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में, साइन IP अपॉन साइन R। R मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे मैं कह सकता हूं N2 बाय N1 साइन IP अपॉन साइन R। अब थोड़ा समझने पे ध्यान देना बेटा, है ना, समझने पे ध्यान ये देना, बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉ के तहत हम ये कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब IP और RP की वैल्यू बराबर होगी। अब अच्छा एक बात और देखो, रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड परपेंडिकुलर है, ये R है, तो लीनियर पेयर एंगल देखना, ये RP प्लस ये 90 प्लस ये स्मॉल r, RP प्लस 90 प्लस स्मॉल r, ये बन रहा है स्ट्रेट लाइन एंगल। तो देखो RP प्लस 90 प्लस स्मॉल r कितना बन रहा है, स्ट्रेट एंगल, मतलब 180 डिग्री। सो RP को मैं क्या लिख सकता हूं, IP प्लस R दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस 90 90 होगा, तो R को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 90 माइनस IP। R को जैसे लिखा 90 माइनस IP, फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा, ये आ गया साइन IP अपॉन साइन 90 माइनस IP। अच्छा 90 माइनस IP, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। तो 1N2 क्या लिखा जा सकता है, साइन IP अपॉन साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस IP, और इसे कहते हैं tan IP। अच्छा इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ tan इनवर्स ऑफ पोलराइजिंग एंगल। तो ये हमेशा ध्यान रखना, स्नेल्स लॉ या कह लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विल बी इक्वल टू tan IP। ये तभी होगा जब रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे आपस में परपेंडिकुलर होगी। इसी लॉ को कौन सा लॉ कहा जाता है, ब्रूस्टर लॉ कहा जाता है। ब्रूस्टर लॉ में एक बात होती है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती है, रिफ्लेक्टेड रे PPL परफेक्टली प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, और रिफ्रैक्टेड रे कैसी होती है, पार्शियली प्लेन रिफ्रैक्टिव पोलराइज्ड लाइट होती है। तो अब हम चलेंगे स्क्रीन की तरफ, इसमें एक बात और समझेंगे और इसके बाद स्क्रीन की तरफ चलेंगे। आपने और हमने सीखा है, हमने सीखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, ये देखो ध्यान से, मैं यहां पर आपको एक छोटा टॉपिक क्रिटिकल एंगल भी बता देता हूं, उसका एक रिलेशन भी बता देता हूं। 1N2 इक्वल टू आ गया आपके पास में tan IP। ब्रूस्टर लॉ का और क्रिटिकल एंगल का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुका है, इसलिए मैं बात डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से। ब्रूस्टर लॉ और क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या होता है समझना। मान लो ये सपोज वाटर है और सपोज ये एयर है, लाइट ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया, ऑब्जेक्ट इस तरह से गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट इस तरह से गया, ऑब्जेक्ट से लाइट रे इस तरह से गई, ठीक है, डेंसर, वाटर डेंसर और एयर कौन सा है, रेयर। जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम जाती है, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब इस तरह से घूमेगी, घूमते 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 एक पर्टिकुलर एंगल आ जाता है, जिस एंगल पे R की वैल्यू कितनी मिल जाती है, घूमते हुए R की वैल्यू 90 डिग्री मिल जाती है। मतलब क्या, जाना था इस तरफ, घुमा इस तरफ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, घूमते घूमते R 90 डिग्री हो गया, R 90 डिग्री हो गया, तो I की उस वैल्यू को, जब R की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो I की उस वैल्यू को कौन सी वैल्यू कहा जाता है, क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। मतलब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 मान लेता हूं, N2 मान लेता हूं, निकला 1 से पहुंचा कहां पर 2 पर, साइन I अपॉन साइन R।
अच्छा 1n2 क्या लिखा जा सकता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तब कहलाएगा जब r की वैल्यू 90 डिग्री होगी, साइन 90 + 1 होता है। 1n2 को लिखा जा सकता है साइन IC अपॉन साइन 90 + 1। सो हम ये कह सकते हैं 1n2 इक्वल टू साइन IC, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और यहां पर आपके पास में क्या लिखा हुआ है, 1n2 दैट इज इक्वल टू 10 IP, हम यहां पर ऐसा भी लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब डिपेंडिंग ऑन द रिलेशन हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो क्रिटिकल एंगल और साथ साथ चाहे तो पोलराइजिंग एंगल के बीच में भी रिलेशन निकाला जा सकता है। वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड पोलराइजिंग एंगल। तो अब चलिए अब समझते हैं हम क्वेश्चंस, चलते हैं स्क्रीन की तरफ और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वर्कआउट करेंगे और आके वापस से महाराष्ट्र CET के और इन सारे क्वेश्चंस को वर्कआउट करेंगे। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक की हम बात करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 is made to pass on the three polarizer P1, P2, P3, जो कि मैंने अभी बोर्ड पे लिया था आप लोगों के सामने। The polarization axis of P2 makes an angle θ1 with P1, while the P3 makes an angle θ2 with the P2. What will be the intensity of light coming from the P3? ये बात मैं अभी क्लास में बोर्ड पे डिस्कस कर चुका हूं भाई। पहला तो क्या कहलाता है, पहला कहलाता है सिंपल पोलराइजर जो PPL देता है, PPL मतलब प्लेन पोलराइज I0/2 देता है। पहले वाले के साथ में θ1 एंगल पर है तो इसे हम I1 कहते हैं, तो आंसर आता है I1 cos स्क्वायर θ1, ये होता है I2, ठीक है। I2 आ चुका है, अब ये हो गया ये θ1, अब ये θ1 हो चुका है, समझना ध्यान से, ये यहां पर ये पोलराइजर ये एनालाइजर ये θ1 पे झुका दिया। अब हमें क्या करना है, ये पोलराइजर बन जाएगा, एक एनालाइजर आएगा, तो इसकी एक्सेस से θ2 एंगल पर होगा। तो ये देखो पहले यहां से पास ये आया I, इधर से पास हुआ I0 मतलब अब इधर से पास होगा तब क्या बनेगा I1। अच्छा इसके लिए जो जाने वाली रे होगी वो अगले पोलराइजर के लिए आने वाली रे होगी, मतलब I2 इंटेंसिटी पास होगी किससे, P3 पोलराइजर से पास होगी। तो I2 इंटेंसिटी P3 पोलराइजर से पास होगी तो देखो I3 इक्वल टू P2 से पास होगी, मतलब I2 आ गया और cos स्क्वायर θ2 अगला एंगल, तो हम ये सीधा कह सकते हैं cos स्क्वायर θ1 इंटू cos स्क्वायर θ2 I0/2। ये हम बोर्ड पे भी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। अब देखिए क्या बोला हुआ है, एन अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 is incident on two polaroid. The axis of first polaroid is making an angle 50 degree with the vertical and the axis of second polaroid is horizontal. Horizontal मतलब डायरेक्ट 90 डिग्री बन चुका है एंगल। What is the intensity of light after passing through the second polaroid? अब देखो पहले से इसका ये बनने वाला एंगल 50 है, 50 डिग्री। अब ये हो गया पहला पोलराइजर, ये हो गया दूसरा एनालाइजर, अब वापस रखा तीसरा एनालाइजर। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ये 50 पे तो ये 40 पे, ताकि ये क्या हो जाए हॉरिजॉन्टल हो जाए, 90 डिग्री आ गया। तो पहले के रिस्पेक्ट में तीसरा 90 पर है, पहले के रिस्पेक्ट में तीसरा 90 पर है, लेकिन दूसरे के रिस्पेक्ट में तीसरा 40 डिग्री से घुमा है। कितने डिग्री से घुमा है, 40 से, क्योंकि पहला दूसरा 50 से घुमा, दूसरा तीसरा 40 से घुमा, तो 90 डिग्री हो गया, मतलब हॉरिजॉन्टल हो गया। चलिए आइए फिर देखो पहला कितना घुमा, पहला 50 से घुमा, तो पहली बार आ रहा था कितना I0, तो उससे पहले से कितने से पास हुआ I0/2 इररिस्पेक्टिव ऑफ एंगल, एंगल से कोई मतलब नहीं। दूसरी बार कितने से घुमा, 40 से घुमा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हो गया। तो भाई जो पास हुआ ये थी I1 इंटेंसिटी, तो I2 लिखा क्या जाता है, I2 लिखा जाता है I1 cos स्क्वायर थीटा, I1 cos स्क्वायर थीटा। तो I1 कितना है हमारे पास में, I1 हमारे पास में I0/2 है। तो वापस देख लेना बेटा, पहली बार जब एंगल बनाया 50 का बनाया, उससे कोई मतलब नहीं, आने वाली इंटेंसिटी I0 थी, इधर से पास हुए I0/2 हो गई, I0/2 मतलब हाफ इंटेंसिटी हो गई। अच्छा इस हाफ इंटेंसिटी को हम I1 कह रहे हैं, हाफ इंटेंसिटी को हम I1 कह रहे हैं, और ये I1 जब पास हुआ ना, किससे पास हुआ, इससे पास हुआ, तो हॉरिजॉन्टल था पहले के रेस्पेक्ट में, तो ये 50 था तो ये 40 घुमा होगा, 50 डिग्री 40 डिग्री घुमा होगा। अब cos स्क्वायर 40 डिग्री आ जाती है। इस तरह से हम क्या करते हैं, हम इसको निकाल लेते हैं, cos स्क्वायर 40 डिग्री आ जाता है, ये हमारा आंसर होता है I0 cos स्क्वायर 40। आइए ये हमें बोला गया फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द बकेट filled with the liquid having the refractive index will be completely polarized after the reflection। तो भाई पहले हमको इससे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालना है, क्रिटिकल एंगल की वजह से पोलराइजिंग एंगल निकल जाएगा। What angle of incidence will the light incident on the bucket filled with the liquid having the refractive index 1.5 will be completely polarized after the reflection। तो हमें क्या करना है, देखो पहला आ कहां से रहा है, एयर से, जा कहां पे रहा है, मीडियम में। हम जानते हैं tan थीटा क्या होता है, 1n2 इक्वल टू tan थीटा होता है, 1n2 इक्वल टू tan थीटा होता है, n2/n1 इक्वल टू tan थीटा होता है। तो थीटा
मतलब पोलराइजिंग एंगल क्या होता है, tan इनवर्स n2/n1। n2 की वैल्यू कितनी चेक करो, 1.5, n1 कितना है 1, tan इनवर्स 1.5 आ जाता है, जिससे हम 56.3 डिग्री लिखते हैं, 56.31 डिग्री लिखते हैं। महाराष्ट्र सिटी का क्वेश्चन है, देखो क्या बोला गया, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट अ पोलराइजिंग एंगल सच दैट एंगल ऑफ डिविएशन इज 24 डिग्री, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू। ये मैं बोर्ड पे डिस्कस करूंगा बच्चों, 2009 का क्वेश्चन। लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वैक्यूम टू वाटर, वेवलेंथ क्या होगा, जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो स्पीड डिक्रीज होती है, स्पीड डिक्रीज होती है, वेवलेंथ भी डिक्रीज होती है। जब भी लाइट डेंसर से रेयर जाती है स्पीड इंक्रीज होती है, स्पीड इंक्रीज होती है मतलब वेवलेंथ भी इंक्रीज होती है। तो हमारा आंसर ये रहेगा, वेवलेंथ क्या होगी, हमेशा कम होगी रेयर टू डेंसर में जाने पर। टर्मलाइन क्रिस्टल क्या होता है, टर्मलाइन क्रिस्टल क्या होता है, एब्जॉर्ब ऑर्डिनरी लाइट रेस एंड ट्रांसमिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस, एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस एंड ट्रांसमिट ऑर्डिनरी रेस, both absorb ordinary rays, light rays and extraordinary light rays। ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे बच्चों। अब निकोल प्रिज्म एक्ट एज एन मीडियम फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज, ये क्वेश्चन भी हम लोग वर्कआउट करने वाले हैं। ब्रूस्टर लॉ के बारे में भी हम काम करने वाले हैं। तो मैं पहले चाहूंगा कि आप लोग इन क्वेश्चंस को रीड कर लें, एक बार ट्राई कर लें, उसके बाद हम इन क्वेश्चन को सारे डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए क्रिटिकल एंगल और इसके बीच में रिलेशन निकालने की बात बोली गई है, 2017 का क्वेश्चन। 2017 का क्वेश्चन भी आपको एक बार ट्राई करना है, ये मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन है। जेडब्ल्यू मेंस का ये क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाने वाला है, एक बार ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जेडब्ल्यू मेंस का ये जो क्वेश्चन है 2013 का, ये क्वेश्चन भी मैं अभी जो क्वेश्चन कराया उसी तरह का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आप आसानी से 2014 का सॉल्व कर सकते हैं। एक बार जरूर अटेम्प्ट कीजिए। इन सारे क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन, मतलब महाराष्ट्र सीईटी के और इन सब क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन का एक छोटा सा वीडियो मैं आपको जरूर अपलोड करूंगा। उसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे 2019 तक का, उसके बाद में 2018 तक का, 2014 तक का, 13 का, 2005 का, नेट का एक क्वेश्चन, सीईटी के 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जो अपलोड होगा उसमें आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन अपलोड होंगे। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, एमजे कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।